एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों आ गया हूं आप सबके सामने एक और पोम लेके और उसका एक्सप्लेनेशन लेके। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एमिली डिकिंसन के बारे में और उनकी पोम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट के बारे में। दोस्तों उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी अक्सर पूछते हैं कि बायोग्राफी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो दोस्तों बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जाननी चाहिए हमें। अपने से ज़रा सोचिए कि अगर कोई हम पोइटेस को पढ़ रहे हैं या किसी पोइट को पढ़ रहे हैं, किसी ऑथर को पढ़ रहे हैं, तो उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसकी डेथ कब हुई, कहाँ हुई और वो किस विशेष चीज़ के लिए जाना जाता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। आइए देखते हैं एमिली डिकिंसन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। अगर इनकी बात करें, इनका जो बर्थ है वो कहाँ हुआ है, तो 10 दिसंबर 1830 को इनका जन्म हुआ है और 10 दिसंबर 1830 को जन्म हुआ। अब प्लेस ऑफ अगर हम बर्थ की बात करें तो एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स में इनका जो जन्म हुआ, वो जगह का नाम है एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स यूएस, मतलब अमेरिका में ये जन्मी थी। और इनकी डेथ की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 15 मई 1886 को ब्राइट डिजीज से इनकी डेथ हुई। ब्राइट डिजीज एक प्रकार की बीमारी है। 15 मई 1886 को इनकी डेथ होती है। अब दोस्तों इनकी चूंकि इस पोम में ऑलरेडी मैं कुछ एक लिटरेरी टर्म बता देता हूं, एक तरह की राइम होती है स्लैंट राइम, उसके बारे में बताऊंगा। चूंकि इनकी पोम की 6ठी और 8वीं लाइन में स्लैंट राइम हमें देखने को मिलती है, तो पहले से ही मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किए देता हूं कि स्लैंट राइम होती क्या है। देखो दोस्तों, देखिए स्लैंट राइम को और कई नामों से जाना जाता है। जैसे स्लैंट राइम को हाफ राइम कहा जाता है, इम्परफेक्ट राइम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हाफ राइम या इम्परफेक्ट राइम? क्योंकि जो एक अगर हम बात करें पारंपरिक रूप से कन्वेंशनली जो साउंड शेयर किया जाता है दो वर्ड से, वो आइडेंटिकल होता है राइम में। परफेक्ट राइम में बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। उदाहरण के लिए थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कोई कविता है, उस कविता का अंत एक लाइन से होती है जिसका अर्थ है जो बेचारा। एक कविता है, उसकी पहली लाइन का अंत बेचारा से होता है, दूसरी लाइन का अंत तुम्हारा से होता है, तीसरी लाइन उस कविता की तीसरी लाइन का अंत हमारा से होता है। ये पूरी तरह से राइम कर रही है। ये परफेक्ट राइम हो गई। किसी कविता के पहली लाइन में अगर बेचारा आता है, दूसरी लाइन में तुम्हारा आता है, तीसरी लाइन में हमारा आता है, मतलब ये पूरी तरह से, हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये परफेक्ट राइम हो गई अगर पूरी तरह से राइम। लेकिन अगर स्लैंट राइम की बात करें तो जो साउंड होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता। जैसे बेचारा, तुम्हारा, हमारा, इन सब में साउंड आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दोस्तों समान है, एक ही तरह का साउंड निकल रहा है। हमारा, बेचारा, तुम्हारा, एक ही तरह का साउंड निकल रहा है। लेकिन स्लैंट राइम के केस में या हाफ राइम जिसे कहते हैं, उस केस में आइडेंटिकल नहीं होता। जो साउंड निकलता है वो आइडेंटिकल नहीं होता। किसी भी कविता की अंतिम शब्द होता है और किसी कविता की पहली लाइन का जो अंतिम शब्द होगा दूसरी लाइन के अंतिम शब्द से, साउंड उसका आइडेंटिकल पूरी तरह से नहीं होगा। इसीलिए उसे हाफ राइम, वो राइम तो करेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं करेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्लैंट राइम को और किन किन नामों से जाना जाता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए पहला हो गया, स्लैंट राइम को क्या बोला जाएगा? हाफ राइम बोला जाएगा, इम्परफेक्ट राइम बोला जाएगा, स्प्रंग राइम भी बोला जाता है, नियर राइम भी बोला जाता है, लेजी राइम भी बोला जाता है। अब स्लैंट राइम और परफेक्ट राइम में क्या फर्क है? परफेक्ट राइम वही हो गई दोस्तों जो राइम करते हैं दो वर्ड। परफेक्ट राइम इज द टेक्निकल टर्म फॉर व्हाट मोस्ट पीपल थिंक ऑफ सिंपली एज राइम। मतलब राइम जो होती है उसे ही परफेक्ट राइम कहा जाता है। क्या अलग है परफेक्ट राइम में और स्लैंट राइम में? तो अभी मैंने आपको बताया भी है, लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं। ये दोस्तों यहां हम देखेंगे, जैसे किसी पोम के लास्ट में कैवर्न आया, फिर उसके बाद टैवर्न आया उसी पोएम की दूसरी लाइन में, तो यहां पे परफेक्ट राइम हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर स्ट्रेस सिलेबल कैव टैव, तो यहां पर ये पूरी तरह से राइम कर रहा है, कैवर्न और टैवर्न। लेकिन हाफ राइम की अगर हम बात करें, यहां पर देखिए द रूल्स फॉर व्हाट मेक्स स्लैंट राइम मच लेस स्ट्रिक्ट, वो क्या है? जैसे अगर हम बात करें कैवर्न, एक लाइन के अंत में कैवर्न आता है और उसी कविता की दूसरी लाइन में अदर आता है। थोड़ा राइम कर रहा है कैवर्न और अदर, लेकिन पूरी तरह से राइम कर रहा है क्या? नहीं।
अभी आपने कैवर्न और टैवर्न देखा था, पूरी तरह से राइम कर रहा था, लेकिन कैवर्न और अदर क्या पूरी तरह से राइम कर रहा है? कैवर्न अदर पूरी तरह से राइम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से राइम जब ना करे, किसी कविता की दो लाइनें पूरी दो लाइनों में आने वाला जो अंतिम शब्द होता है पूरी तरह से अगर वो राइम नहीं कर रहा है तो वहां हाफ राइम हो जाती है। एमिली डिकिंसन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एमिली डिकिंसन बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर। शी इज प्राइवेट पोएटेस। पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि 19th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर से बिलोंग करती हैं, प्राइवेट पोएटेस है। शी रिमेन्स अनमैरिड, शादी नहीं की इन्होंने, और उन्होंने साहित्य के प्रति अपने प्रेम को कभी जाहिर भी नहीं किया, कभी नहीं। बाद में थैंक्स टू हर सिस्टर लेवियाना, जिन्होंने पूरे संसार को बताया कि मेरी बहन कितना साहित्य से प्यार करती थी, मतलब एमिली डिकिंसन के बारे में बताया, और उनकी जो पोम्स को इन्होंने ही, लेवियाना नारक्रोस डिकिंसन ने ही पब्लिश करवाया। और डिकिंसन की पोम की यहां पर कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं। हर पोम्स एक्सप्रेस लव, पेन, डेथ, सफरिंग एंड इमॉर्टैलिटी। लव इनकी पोम्स की थीम होती है, पेन होता है, डेथ पे इनकी थीम है, सफरिंग जो परेशानी है, और इमॉर्टैलिटी अमरत्व पे की थीम पे बेस्ड होती हैं इनकी पोम्स। और इनकी पोम्स में ग्रेट पेन विच सीम्स टू अनबेरेबल बिकम्स बेरेबल, जो एक दर्द है जो कि असहनीय प्रतीत होता है, इनकी पोम को आप पढ़ेंगे वो सहनीय लगने लगता है। इमॉर्टैलिटी फ्लोज इन द वेन्स ऑफ हर पोम्स। अमृतत्व के बारे में विचार इनकी पोम में आपको देखने को मिल जाएगा। What makes her striking is her nature of using paradoxical manner। अब देखिए स्ट्राइकिंग इनकी पोम्स को क्या बनाता है, ये पैराडॉक्सिकल मैनर में पोम लिखती हैं। पैराडॉक्सिकल मैनर क्या होता है? विरोधाभासी प्रतीत होगा लेकिन वो विरोधाभासी है नहीं। कोई चीज में अगर पैराडॉक्स है तो विरोधाभासी कई बार प्रतीत होगा लेकिन विरोधाभासी है नहीं, वो वेल फॉर्म्ड होता है, उसको कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे कई उदाहरण आते हैं पैराडॉक्स के, जैसे हम कहें कि जैसे कि उदाहरण लिटरेचर में आता है, अगर मैं कहूं कि ईंट और पत्थर से बनी हुई दीवारें जेल नहीं बनाती, ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट हो गया। कहने का मतलब किसी भी मटेरियल से, ईंट या पत्थर से बनी हुई दीवारें जेल का निर्माण नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि जेल एक अवधारणा है। किसी कैदी को खुले, अगर जिसको जेल हो जाए उसको खुले में भी रखोगे तब भी यही कहा जाएगा कि वो जेल में है। तो जेल का अर्थ आजादी के होने न होने से है, कोई किसी पत्थर की दीवार या किसी कमरे में रख देने से या जेल में ले जाकर किसी को बंद कर देने से नहीं है। कहने का मतलब पैराडॉक्स वो स्टेटमेंट होते हैं जो कि हमें विरोधाभासी लगते हैं लेकिन उनका क्लियर कट मतलब होता है। तो इनकी पोम्स में इनकी पोम्स बिल्कुल जो ये कविताएं लिखती हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, पैराडॉक्सिकल मैनर में लिखती हैं। दोस्तों आपको बता दूं बहुत जल्दी मैं इंटरेक्टिव पैनल पे आ जाऊंगा। इनफैक्ट इंटरेक्टिव पैनल मैंने लगवा भी लिया है और बहुत जल्द उसको मैं थोड़ा सा सीख रहा हूं, इसीलिए अभी मैं नहीं आया हूं। बहुत जल्द आपको और बहुत क्लियर कट और बहुत ढंग से स्टडी मटेरियल मिलेगा। सक्सेस काउंटेड स्वीटेस्ट पे आते हैं, जो उनकी पोम है एलटी ग्रेड में हमें पढ़नी है। ये देखते हैं, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। She has given the concept of success in paradoxical manner। सफलता के संप्रत्यय पर विचार करती हैं इस पोम में। जो कविता है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, इनमें सफलता की अवधारणा पर ये विचार करती हैं कि सफलता होती क्या है, लेकिन किस मैनर में? पैराडॉक्सिकल मैनर में। कब लिखी गई? 1859 में लिखी गई, एनोनिमस, और पब्लिश हुई एनोनिमसली, गुमनाम रूप से। किसमें? मास्क ऑफ पोएट्स में पब्लिश हुई। कब? 1878 में पब्लिश होती है सक्सेस नाम से। इट इज वन ऑफ दोज 7 पोम्स विच आर पब्लिश इन हर लाइफ टाइम। उन 7 पोम्स में है जो उनकी लाइफ में उनकी जिंदा रहते ही पब्लिश हो गई थी। इट हैज टोटल 12 लाइन्स। कितनी लाइन है इस पोम में? 12 लाइनें हैं। और कितने स्टैंजा हैं? 3 स्टैंजा हैं। 12 लाइनें हैं, 3 स्टैंजा हैं, मतलब टोटल हर एक स्टैंजा में कितनी लाइनें होंगी? 4-4 लाइनें, मतलब 4-4 लाइनों के 3 स्टैंजा हैं, मात्र 12 लाइनें टोटल हैं। दोस्तों आइए देखते हैं सक्सेस काउंटेड स्वीटेस्ट, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, एमिली डिकिंसन की रचना।
इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं यहां करूंगा। आइए देखते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। अब देखिए कितनी विरोधाभासी लाइनें हैं। कह रही हैं कि सफलता की कीमत वह व्यक्ति ज्यादा करता है जो कभी सफल नहीं होता। सक्सेस, फिर से देखिए यहां से यहां तक, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। सफलता उस व्यक्ति के लिए ज्यादा प्रिय होती है या उस व्यक्ति के लिए ज्यादा मायने रखती है या वह व्यक्ति सफलता की कीमत ज्यादा जानता है जो कभी सफल नहीं होता। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है, भले आपको विरोधाभासी लगे। आप देख लीजिए, जो व्यक्ति आईएएस बन गया है या जो व्यक्ति टीचर बन गया है, उसके लिए अब टीचिंग की जॉब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है या उतना उसके लिए वैल्यू नहीं रखती। वो बन गए, उनकी चाहत खत्म हो गई। लेकिन जो नहीं बन पाए हैं वो रियल में मतलब जानते हैं। उनको रियल में इस बात का एहसास है कि क्या होती है मेरे लिए एक जॉब, एक मेरे लिए सरकारी नौकरी लेना कितना जरूरी है, वो जानते हैं। जो बन गए वो तो बन गए, अब उनके लिए वो उतना महत्व नहीं जान पाएंगे। तो यहां दोस्तों जो वर्ड आया है काउंटेड, अगर मैं बात करूं, इसका मतलब हुआ रिगार्डेड। तो मतलब जो सफलता की कीमत वो व्यक्ति ज्यादा करता है जो सफल नहीं होता, जो कभी सफल नहीं हो पाता, वो सफलता की कीमत ज्यादा करेगा। जो सफल हो गया उसके लिए फिर कोई कीमत नहीं रह गई। टू कॉम्प्रीहेंड नेक्टर रिक्वायर्स फॉरेस्ट नीड। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना दोस्तों। नेक्टर से यहां क्या तात्पर्य है? नेक्टर से यहां दो मतलब है। नेक्टर एक तरह का सुगरी लिक्विड होता है, प्लांट्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो एनिमल्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। एक तरह का मीठा लिक्विड होता है जो कि पौधों द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है और ये एनिमल्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। और नेक्टर से दूसरा मतलब क्या है? ड्रिंक ऑफ गॉड्स। दूसरा मतलब नेक्टर से क्या हुआ? ड्रिंक ऑफ गॉड, जो अमृत जिसे हम कहते हैं, वो भी मतलब हुआ। लेकिन यहां पर एक नेक्टर एक सुगरी लिक्विड से मतलब है, एक मीठे पेय पदार्थ से आप मतलब जानिए, जो कि फायदेमंद होता है। टू कॉम्प्रीहेंड नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। सोरेस्ट का मतलब दोस्तों यहां मोस्ट पेनफुल। सोरेस्ट का मतलब दोस्तों मोस्ट पेनफुल। यहां आते हैं सोरेस्ट। सोरेस्ट का जो मतलब है वो है मोस्ट पेनफुल या मोस्ट अर्जेंट भी आप कह सकते हैं। सोरेस्ट का मतलब मोस्ट पेनफुल या मोस्ट अर्जेंट। तो जो नेक्टर है, जो अमृत है, उसको समझने के लिए क्या चाहिए? जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको उसकी नीड होनी चाहिए। रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी चीज को समझना है, किसी चीज के महत्व को समझना है, तो उसकी अर्जेंट नीड होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा दर्द में है, इतने दर्द में है, मर रहा है, वही जान सकता है अमृत का महत्व। हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता नेक्टर का महत्व। तो ये वही पर इन्होंने कहा है टू कॉम्प्रीहेंड नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। सोरेस्ट मतलब मोस्ट पेनफुल या मोस्ट अर्जेंट नीड। नेक्टर को समझने के लिए नेक्टर का इंपॉर्टेंस उस मरते हुए व्यक्ति से पूछिए जिसे अर्जेंटली जरूरत है। या इसे यूं कह सकते हैं कि किसी दवा का मतलब वो व्यक्ति बता सकता है जिसे उस मेडिसिन की जरूरत है। अगर आपके पास पैरासीटामोल रखी हुई है, आपको बुखार है ही नहीं, आप उसके महत्व को नहीं समझेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को बुखार है, तेज बुखार है, और उसके घर में रात को 12 बजे उसे बुखार हुआ है और उसके पास कोई दवा बुखार की नहीं है, उससे पूछिए पैरासीटामोल का क्या महत्व होता है। ये कह रही हैं एमिली डिकिंसन कि जो चीज हमारे पास नहीं होती उसका महत्व रियल में हम तभी जान पाते हैं। टू कॉम्प्रीहेंड नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। मतलब सोरेस्ट मतलब अर्जेंट नीड। जिस चीज की अर्जेंट नीड है हमें, हमारे पास नहीं है, तभी हम उसका महत्व समझते हैं। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट। अब यहां पे देखिए एक वर्ड आया है, पहले जान लेते हैं। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे। पर्पल होस्ट। पर्पल होस्ट क्या है दोस्तों? होस्ट से यहां मतलब ग्रुप ऑफ पीपल से है। पहली चीज यहां पर देखिए, पहले होस्ट को देखते हैं। होस्ट का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल।
होस्ट से मतलब ग्रुप ऑफ पीपल से है। पर्पल होस्ट आया है। अब पर्पल होस्ट, पर्पल का मतलब यहां पर जो मुझे लगता है कि वो है एक कलर होता है पर्पल, आप जानते ही हैं। ये एसोसिएशन होता है रॉयल्टी से या पावर से। पर्पल जो कलर होता है जनरली किससे एसोसिएटेड होता है? रॉयल्टी से या पावर से, ताकत से रिलेटेड होता है। तो पर्पल होस्ट, नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट। होस्ट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, पर्पल मीन्स पावर। हु टुक द फ्लैग टुडे, हु टुक द फ्लैग, नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट, not one of all the purple hosts who took the flag today can tell the definition so clear of victory, can tell the definition so clear of victory। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने युद्ध जीत लिया है, होस्ट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, पर्पल मतलब पावर, जिन लोगों के पास पावर है या जिन लोगों ने ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने युद्ध जीत लिया है, जिनके पास अथॉरिटी है, who took the flag today, took the flag today मतलब आज वो विजेता हुए हैं। took the flag today, आज वो जो विजेता हुए हैं। can tell the definition so clear of victory, वो सब विजय की कीमत उतना नहीं बता पाएंगे। सफलता की डेफिनेशन उनसे पूछी जाए, जो लोग विजेता होके उभरे हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान में सफलता पाई है, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? कि सफलता क्या होती है। सफलता मिल जाने के बाद हम नहीं बता सकते क्या सफलता होती है, बशर्ते वो व्यक्ति बता सकता है जो असफल हो गया है। वो पर्पल होस्ट का मतलब जो वो आर्मी बता सकती है जो हार गई है, या वो लोग जो बता सकते, वो सफलता की मीनिंग उनसे पूछिए, वो बताएंगे। Not one of all the purple hosts who took the flag today can tell the definition so clear of victory, मतलब विजेता लोग सफलता की डेफिनेशन उतने अच्छे से नहीं बता सकते, ये कहने का मतलब है। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं। As he defeated dying on whose forbidden ear, as he defeated dying on whose forbidden ear, as he defeated dying on whose forbidden ear, the distant strains of triumph burst agonized and clear। आप अगर सफलता का मतलब पूछना है तो उस व्यक्ति से पूछिए जो डिफीटेड है, डाइंग है, जो हार गया है और मर रहा है, मरणासन्न है। ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ बर्स्ट एगनाइज्ड एंड क्लियर। उस व्यक्ति से सफलता का मतलब पूछिए जो डिफीटेड है, डाइंग है। उस सैनिक से सफलता का मतलब पूछिए जो डिफीटेड है, जो कहीं ना कहीं हार गया है, मरणासन्न है। उसके कानों में जो फॉरबिडन ईयर है, उसका जो फॉरबिडन ईयर, द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ बर्स्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर, जिसके कान में जो एक सफलता का बिगुल होता है वो बजता, दूर से बजता हुआ प्रतीत होता है। जो मर रहा है, हारा हुआ है और सफलता के बिगुल को दूर से वो सुन रहा है, उससे पूछिए कि क्या होती है सफलता। जो जीता हुआ व्यक्ति है, जो विजेता है, कभी आपको नहीं बता पाएगा कि सफलता क्या होती है। बर्स्ट एगनाइज्ड एंड क्लियर। तो दोस्तों ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था, पैराडॉक्सिकल मैनर में ये पूरी की पूरी पोम है। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, यहां से देखते हैं शुरू से। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। पैराडॉक्स आप देख लेंगे, यहां पर साफ साफ पैराडॉक्स का यूज हुआ है कि जो लोग सफलता को एंजॉय करते हैं वो उसकी कीमत उतना नहीं जानते। चूंकि सफल हो जाने के बाद सफलता लेस सिग्निफिकेंट हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति असफल है वो आपको अच्छे से बता सकता है कि सफलता क्या होती है। अगली लाइनों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम यहां पर आएंगे। टू कॉम्प्रीहेंड नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स असोरस नीड। अगर हमें उस व्यक्ति से पूछिए कि सफलता का महत्व क्या होता है, जो अगर
जो पेय पदार्थ है एक तरह का, या जो अमृत है, उस जो व्यक्ति बहुत ही अर्जेंट नीड में है, जिस व्यक्ति को बहुत ज़रूरत है, उससे पूछिए कि सफलता का क्या मतलब होता है। टू कॉम्प्रीहेंड नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस नीड। अगर समझना है नेक्टर क्या होता है, अगर समझना है कि कोई ये जो एक तरह का पेय पदार्थ है, नेक्टर है, अमृत है, क्या होता है, जो उसकी अर्जेंट नीड में है, उससे पूछिए कि अमृत क्या होता है। जिसको नीड ही नहीं है वो अमृत का महत्व कहां से बता पाएगा। Not one of all the purple hosts who took the flag today can tell the definition so clear of victory। वो सभी लोग आपको नहीं बता सकते, जो लोग वो पर्पल होस्ट आपको नहीं बता सकते। होस्ट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, पर्पल होस्ट का मतलब जो एक विजेता सैनिक है, वो नहीं बता सकते। जो हु टुक द फ्लैग टुडे, जिन्होंने आज विजय हासिल की है, वो आपको नहीं बता पाएंगे सफलता क्या होती है। कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। As he defeated dying on whose forbidden ear the distant strains of triumph। डिस्टेंट मतलब दूर का, स्ट्रेन्स मतलब म्यूजिक, ट्रायम्फ मतलब विजय का। जिसके जो पड़ा हुआ है, मरणासन्न है जो सैनिक, दूर कहीं दूर से उसके कानों में विजय ध्वनि सुनाई देती है। जो हारा हुआ है उससे पूछिए कि सफलता, जीत का मतलब क्या होता है। जो हार गया है वो बताएगा जीत का रियल में प्राइस क्या होता है, जीता हुआ व्यक्ति कभी नहीं बताएगा। बस्ट एग्नॉलेज्ड एंड क्लियर एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ ट्रायम्फ। डिस्टेंस मतलब दूर से आती हुई, स्ट्रेंथ मतलब म्यूजिक, ट्रायम्फ मतलब विजय की। वो सैनिक जो पराजित हो गया है, मरणासन्न है, उसके कानों में दूर से आती हुई विजय का जो विगुल है विरोधी आर्मी का, उसके कानों में सुनाई देता है। उससे पूछिए कि जीत क्या होती है, वो आपको बता पाएगा। जो जीती हुई पार्टी है या जो जीता हुआ दल है, वो कभी नहीं बता पाएगा कि जीत क्या होती है, सफलता क्या होती है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी पोम है। इसकी थोड़ा सा हम फॉर्म पे भी चर्चा कर लेते हैं। फॉर्म, मीटर एंड राइमिंग स्कीम पे इसके चर्चा कर लें अगर हम थोड़ा सा। उसके पहले पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। तो फॉर्म में दोस्तों, इसे अगर हम फॉर्म की बात करें तो इस पूरी की पूरी ये ध्यान में रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक तरह का बैलेड है। क्या है? 3 क्वार्टरेंस में लिखा गया एक तरह का ये बैलेड आप कह सकते हैं। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं मेटाफर का यूज हुआ है, जैसे देखिए जो ओपनिंग लाइन है, यहां पर देखते हैं जो ओपनिंग लाइन है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। मेटाफर है, सक्सेस इज अ काइंड ऑफ स्वीट। सक्सेस को एक तरह का स्वीट माना गया है, एक तरह का नेक्टर माना गया है। तो यहां पर मेटाफर का यूज है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। पैराडॉक्स तो है ही, पैराडॉक्सिकल लाइनें तो हैं ही। अगर पैराडॉक्स ऑप्शन में रहता है तो आपको पैराडॉक्स क्लिक करना है। और हम अगर बात करें दोस्तों मीटर फॉर्म की, एक बैलेड है, और इसमें एक अल्टरनेट रूप से आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर का यूज हुआ है, जो आपके बहुत काम का नहीं है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि इनकी लाइन 6 और लाइन 8 में, कौन कौन सी लाइन में, एक यहां पर देखिए 1 2 3 4 ये 6, टुडे लाइन 6 हो गई, लाइन 6 और लाइन 8 जो है टुडे, विक्ट्री, इन दोनों में स्लैंट राइम का यूज हुआ है। तो स्लैंट राइम का यूज लाइन 6 और लाइन 8 अगर हम देखेंगे तो वहां पर क्या है, स्लैंट राइम का यूज है। ये आपको ध्यान रखना है। स्लैंट राइम को ही हाफ राइम्स, नियर राइम, पैरा राइम, इन सब नामों से जाना जाता है। बाकी चीज़ें इसमें और कुछ आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, इन सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखिएगा आप। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको, और मैं पोम्स लेके आता रहूँगा, और भी ढेर सारी पोम्स और उनके एक्सप्लेनेशन, अभी आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।